हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझने में, और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। कोई ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डेप्थ में हमें नहीं जाना है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो, ये है कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस। वैसे भी कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस क्या होती हैं? देखो, जो मान्यताएं जिनको हम जिनको हमारे पेरेंट्स मानते आ रहे हैं या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स मानते थे, उन्होंने शिफ्ट किया हमारे पेरेंट्स में, अब वो हमें सिखा रहे हैं, या इसी को हम नॉर्मली अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। किसी चीज़ के लिए प्रिंसिपल्स क्या है आपके? सपोज करो कि आपने समझ लिया कि हाँ, मुझे ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, ईमानदारी से काम करना, तो ये आपके प्रिंसिपल्स हैं। ऐसे ही प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं हमारी लाइफ में, जो हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कह सकते हैं, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम आता है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो धीरे धीरे फॉलो ज़्यादा करने लग गए लोग, और ज़्यादा फॉलो होते होते उसको नियम में कन्वर्ट कर दिया गया, और नियम ही अब बन चुके हैं, जिनको हम कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस या मान्यताएं बोल सकते हैं। तो देखो, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो, बिजनेस बिजनेस और बिजनेस ऑनर, ये दो अलग अलग हैं। आप बिजनेस को जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखोगे, तो बिजनेस ओनर ने अगर बिजनेस में अपना कैपिटल लगाया है, तो बिजनेस ओनर बिजनेस के लिए क्या बन गया? इन्वेस्टर। मतलब बिजनेस के ऊपर कर्जा आ गया है बिजनेस ओनर का। तो ये कर्जा इसलिए आ गया क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेस ओनर अलग है। और ये अलग क्यों हुआ है और वही क्यों का जवाब है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि बिजनेस को अलग मानो, बिजनेस ओनर को अलग मानो। बिजनेस ओनर इन्वेस्टर है बिजनेस के लिए, बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया उतना बिजनेस के लिए कर्जा है, लाइबिलिटी है, उसको वो चुकाना होगा। ठीक है, एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है जिस चीज़ को आप मनी में मेजर कर सकते हो, जिस चीज़ को, जिस इवेंट को, जिस ट्रांजैक्शन को आप मनी में बता सकते हो, जिसका मेजरमेंट मनी में हो सकता है, वो ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाएगी। उसी ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि किसी का दिल दुख गया, किसी को डांट लग गई, किसी को मार दिया थप्पड़, या इस टाइप की चीज़ें, ये सब चीज़ें अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि उसका मॉनेटरी टर्म में नहीं किया जा सकता है वैल्यू। तो मॉनेटरी टर्म्स जैसे कि हाँ, हमने 10,000 रेंट पे किया, 50,000 का हमने बिजनेस का किराया पे किया, है ना, 5 लाख की मशीनरी परचेज की, जिसमें मॉनेटरी चीज़ें हैं उसी को हम करेंगे, या जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है मॉनेटरी टर्म्स में। तो वो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वो ऐसा किसने बोला? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ने बोला। नाउ पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अकाउंटिंग किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की होती है, चाहे वो 6 महीने की अकाउंटिंग हो सकती है, चाहे वो 1 साल की अकाउंटिंग हो सकती है। तो वो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग किसी पर्टिकुलर पीरियड की करनी है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चाहे आपने एक्चुअल में खर्चे की पेमेंट की या नहीं की, है ना, आपने सेल कर दिया, पैसा आया या नहीं आया, तो कहता है कि आपने खर्चे की पेमेंट की या नहीं की, खर्चा तो वो हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा पीजी में रहता है, 5 महीने तक उसने रेंट नहीं दिया, छठे महीने में जाके वो 6 महीने का रेंट एक साथ दे रहा है, तो क्या छठे महीने में जाके ये बोलेगा कि ये 6 महीने का रेंट है? नहीं बोलेगा ना। वो तो यही बोलेगा, मतलब ये छठे महीने में जाके ये थोड़ी ना बोलेगा कि ये 1 महीने का रेंट है, वो तो यही बोलेगा ये 6 महीने का रेंट है। इसका मतलब कि पिछले 5 महीने में भी रेंट एक्रू तो हो रहा था, बट पेमेंट छठे महीने में जाके हुई है। तो ये जो एक्रू कर रहे थे, आपकी लैंग्वेज भी यही रहती है कि भैया ये जो रेंट है ना 6 महीने का, ये 1 महीने का नहीं है। तो वो क्यों बोल रहे हो आप? वही तो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि भैया तुमने पेमेंट की नहीं की, खर्चा तो एक्रू हो गया ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड यार, क्या हो गया? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है डेबिट और क्रेडिट शुड बी मैच्ड। जैसे कि ट्रायल बैलेंस मैच रहता है, बैलेंस शीट मैच होता है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच रहेंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में तो चलने वाला है। मतलब कि लाइक आप मशीनरी परचेज कर रहे हो और मशीनरी की लाइफ अगर 10 साल है, तो इसका मतलब नेक्स्ट 10 साल तक तो बिजनेस आपको चलता हुआ नजर आ ही रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं गोइंग। ये तो हमारी लाइफ में भी है एप्लीकेबल, कि बच्चा पढ़ता है, किसी ग्रेजुएशन की बात कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर लें, 3 साल के लिए अगर ग्रेजुएशन में गया, तो इसका मतलब
समझ रहे हो? हम अपनी लाइफ को बहुत आगे तक इमेजिन करके चल रहे होते भाई। किस पेरेंट्स देखो 20-25 साल हमारे पीछे मेहनत करते हैं, फिर हम 25 साल में अर्निंग शुरू करते हैं। तो कितनी लंबी जर्नी है। वो हमेशा सोच के चलते हैं कि भैया गोइंग कंसर्न मतलब हम आगे चलते रहेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कि आपने जितने पे किसी चीज़ को परचेज किया, जितने पे आपने किसी चीज़ को खरीदी है, तो उस पे आप रिकॉर्ड करते हो किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कॉस्ट नहीं, मतलब आज उस चीज़ को अगर तुम मार्केट में बेचने जाओ तो कितना पैसा रियलाइज होगा। अगर उस रियलाइजेशन अमाउंट पे अगर किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो तो बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नाउ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वो डुअल एस्पेक्ट यही कि डेबिट क्रेडिट का क्या होता है कि दो जगह इफेक्ट जाता है। एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है, तो अगर आप किसी क्रेडिट वाले लेजर का देखोगे तो आपको डेबिट वाला भी दिख जाएगा। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि दो जगह इफेक्ट जाता है हर जर्नल एंट्री का। ठीक है। कंजर्वेटिव मतलब कि पुरानी मान्यताएं, पुरानी चीज़ें जो चलती आ रही है, पुरानी चीज़ों को फॉलो करने को ही कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। ये हमारी मतलब आजकल बोलते हैं लोग मॉडर्नाइजेशन तरीके से सोचना शुरू कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, या फिर मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अपने प्रिंसिपल्स भूल रहे हैं, वैल्यूज़ भूल रहे हैं, मॉरल एटीट्यूड भूल रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है। तो कंजर्वेटिव मतलब यही होता है। कंसिस्टेंसी, जो कि हमारी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करो आप उसमें कंसिस्टेंसी अपनाओ। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का एक मात्र रास्ता है, मुझे तो ये लगता है ना। कंसिस्टेंसी में मतलब ये अकाउंट में क्या कंसिस्टेंसी, भैया अगर आपने स्टॉक की वैल्यूएशन आपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे की है तो आगे भी कॉस्ट पे ही करना, रियलाइजेशन पे की है तो रियलाइजेशन पे ही करते रहना। बार बार ये पॉलिसी में तुम बदलते रहोगे ना। किसी एसेट की डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करनी है, मेथड 10 मेथड है, तो एक मेथड तुमने फॉलो किया तो आगे भी कंसिस्टेंट रहना इन सब चीज़ों में। अगर आप बार बार अलग अलग करते रहोगे, वैल्यूएशन में मेथड फॉलो करते रहोगे, तो दिक्कत आएगी। तो बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो जैसे कि हमारी पढ़ाई हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी जरूरी है, ऐसी अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी जरूरी है। नाउ मेटेरियलिटी कहता है कि भैया बिजनेस का वैल्यू देखो, बिजनेस की टर्नओवर देखो। अगर कोई 100 करोड़ का बिजनेस है और उसमें 5-10 रुपये के खर्चे थोड़ी ना रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो जो चीज़ मटेरियल करती है डिसीजन मेकिंग में, उसको रिकॉर्ड करो। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है। ये अमाउंट चेंज भी हो, अब किसी का बिजनेस ही अगर 1 लाख रुपए का, तो उसके लिए तो भाई 100 रुपये 500 रुपये भी मैटर करता है। ठीक है। अभी देखो एक एग्जांपल है कि लायबिलिटी और असेट, 3 लाख और 3 लाख, देखो मैच है ना दोनों। आपकी मशीनरी और कैश असेट है, और बैंक लोन अदर लोन, और ये कैपिटल क्या है, ओनर्स का पैसा। ओवरऑल बिजनेस को तो देना ही है, तो ओनर्स का कैपिटल है, ओनर ने 1.5 लाख लगाया है। तो जिस बिजनेस में ओनर का कैपिटल ज़्यादा होगा, बैंक का लोन कम होगा, अदर लोन कम होगा, वो बिजनेस की बैलेंस शीट अच्छी है, क्योंकि ओनर ने अपना पैसा लगा रखा है। ठीक है। नाउ 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग है, इसमें 3 मान्यता ऐसी होती है अकाउंटिंग में, अगर ये 3 के बारे में बात ना भी करे तो होगी ही होगी। मतलब मान के चल रहे हैं कि ये 3 पे ही तो बिजनेस काम कर रहा है। लाइक कि मान लो कि कोई अगर आप सब्जी की बात करते हैं जो हम नॉर्मली खाते हैं, मतलब सब्जी खाने में, तो उस सब्जी में हमारी क्या नॉर्मली मान्यताएं होती हैं कि भाई इस सब्जी में नमक तो होगा ही, है ना, मसाले तो उसमें होंगे ही। अब अगर किसी सब्जी में सारी चीज़ें हैं जो सब्जी में होनी चाहिए, और आपको कोई सब्जी दे खाने के लिए, और आपको ये बोले अच्छा सुनो भाई साहब इसमें ना नमक भी है, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। फिर कुछ देर अच्छा सुनो इसमें ना हल्दी भी है, इसमें ना धनिया भी है, इसमें ना मसाले भी है, इसमें ना पानी भी है, इसमें सब्जी भी डाला हुआ है, तो आपको कितना अजीब सा लगेगा ना। इसीलिए अकाउंटिंग में भी 3 ऐसी मान्यताएं जो हमेशा मानी जाएगी, मतलब इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। गोइंग कंसर्न कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी, हम अपनी पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। और एक्रूवल कि भाई खर्चा हमने एक्चुअल में पे किया या नहीं किया, अगर एक्रू हो गया तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर इन तीनों में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि लाइक सब्जी में मान लो कि कई लोग ऐसे होते हैं जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़, तो वो नमक नहीं खाते, तो बोल देते हैं कि भैया देखो इस सब्जी में नमक नहीं है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, मान्यता के अगेंस्ट हो गए, इसमें नमक नहीं है, तो बंदा अपने हिसाब से नमक ले लेगा। तो ऐसे ही जब बिजनेस में पता रहेगा कि भाई अगले साल ये बिजनेस नहीं चलने वाला है, जिस प्रोडक्ट में बिजनेस काम कर रहे थे वो प्रोडक्ट ही मार्केट सब आउट होने वाला है, तो बताना पड़ेगा कि अब ये बिजनेस नियर फ्यूचर में नहीं चलेगा।
तो जब आपको लगता है कि एजम्पशन फॉलो नहीं होने वाला है तो आप बता दो, कंसिस्टेंसी में बता दो भाई हम इन्वेंट्री का ना मेथड मैंने चेंज कर लिया है, तो आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक्रूवल में बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है जी मैं ना एक्रूवल के बेस पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो आपको जब सब कुछ तरीके से चल रहा है, गोइंग कंसर्न को फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, एक्रूवल है, तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये नॉर्मल मान्यताएं हैं बिजनेस की कि ये तो होंगी ही, जैसे हमारी लाइफ में भी होती हैं चीज़ें। तो एजम्पशन 3 है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। भाई आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपका जो बैलेंस शीट है, उसको कैसा होना चाहिए वो अंडरस्टैंडेबिलिटी, भाई समझने लायक हो, रेलेवेंस, उसमें जो जानकारी है वो रेलेवेंस हो जिस पे डिसीजन मेकिंग हम कर सकें। इररेलेवेंट चीज, अब मान लो आप किसी से ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जो फालतू की बातें कर रहा है, इररेलेवेंट बातें कर रहा है, जो कि आपकी तैयारी से कोई लिंक नहीं रखता है या आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट से लिंक नहीं रखता है, बल्कि वो आपके दिमाग को कंज्यूम कर रहा है, तो हम बोलेंगे ना यार इररेलेवेंट बातें कम कर। रिलायबिलिटी, आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो वो भरोसे लायक होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसे लायक होना चाहिए। मतलब ये कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो वो रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल सोर्स से होना चाहिए, अच्छे सोर्स से। कंपेरेबिलिटी, उसको आसानी से कंपेयर किया जा सके, ऐसा स्टेटमेंट बनाओ भाई हाँ पिछले 6 महीने पहले कितना था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, 6 महीने बैलेंस शीट, आज 1 साल बाद कितना है, इसी टाइम में पिछले साल मेरा कितना था, तो कंपेयर करने लायक हो। मेटेरियलिटी, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करो, जो मेटेरियल है डिसीजन मेकिंग में से हेल्प होगी उसी को रिकॉर्ड होना चाहिए। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, भैया अच्छे से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब एक्चुअल में जो भी है उसके ऊपर लीगल अगर कुछ है, लीगल की कंप्लाइंस जरूरी है तो वो लीगल भी होनी चाहिए। न्यूट्रलिटी, मतलब कोई बाइस डिसीजन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानबूझ के कुछ गलत ना हो। प्रूडेंस की, अगर कोई आने वाले फ्यूचर में कुछ लॉस की उम्मीद है आपको तो अभी उसका प्रोविजन बना लो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भविष्य में अगर कुछ नुकसान होने वाला है अभी उसके लिए बना लो भैया प्रोविजन कि आगे ये हो सकता है। फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, पूरे तरीके से ईमानदारी से चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने दिखाई है, और एडिक्वेट डिस्क्लोजर मतलब जितना हम अपने इन्वेस्टर को बता सकते थे उतना हमने बताया है, और कंप्लीटनेस, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। All of the following items are classified as fundamental accounting exemption. फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हमने अभी याद किया था, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। कंसिस्टेंसी तो है, गोइंग बिजनेस एंटिटी तो नहीं है एग्जम्पशन, मतलब एजम्पशन, गोइंग कंसर्न भी है, तो यही है, बिजनेस एंटिटी नहीं है अकाउंटिंग एजम्पशन, बिजनेस एंटिटी तो कॉन्सेप्ट है, एजम्पशन तो 3 ही है। नाउ 2 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हमने फाइनेंशियल इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो उसमें देख लेते हैं क्या क्या है। अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मेटेरियलिटी होनी ही चाहिए, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, न्यूट्रलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो न्यूट्रलिटी भी हमने देखा, और ये रिलायबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी भी देखा, बट ये रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ये नहीं है। देख लेते हैं रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, ये देखो, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, एट्रीब्यूट्स तो हैं, लेकिन प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मेटेरियलिटी, न्यूट्रलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो कोई अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो सबसे टॉप पे था, ये इसमें भी है और इस ऑप्शन में भी है, इसलिए हम इसको बी को ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ये आंसर तो तीनों ही ठीक है, तीनों ही ठीक है, लेकिन एक ऐसा कॉमन वर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी जो दोनों में, मतलब ये दोनों प्राइमरी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो चारों में बेस्ट चुनना होगा आपको। कनिका एंटरप्राइजेस फॉलोज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिशिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर। भैया कनिका एंटरप्राइज कह रही है कि हम डेप्रिशिएट करने, असेट को डेप्रिशिएशन करने के लिए, असेट की वैल्यू को घटाने के लिए हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं, और साल दर साल करते जा रहे हैं, हर साल वही मेथड करते हैं, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है ना। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, कंपेरेबिलिटी बोलेंगे नहीं, कन्वेंस बोलेंगे नहीं, कंसिस्टेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी, कि ये एक ही मेथड फॉलो करते जा रहे हैं डेप्रिशिएशन के तरीके को या डेप्रिशिएट करने के लिए। नाउ ए परचेज अ कार ऑफ 5 लाख, 5 लाख की कार परचेज की है, 1 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया, एंड साइनिंग अ 4 लाख बिल पेबल, और 4 लाख बोला है कि मैं ना 60 दिन बाद दूंगा। 4 लाख क्या बोल रहा है,
60 दिन बाद। तो एज ए रिजल्ट अब इसकी वजह से क्या हुआ, क्या सिर्फ आपकी असेट बढ़ गई 5 लाख से? नहीं, आपका असेट तो बढ़ा ही है 5 लाख से, लेकिन 1 लाख का कैश भी तो कम हुआ और 4 लाख की लाइबिलिटी भी तो आई है, कर्जा भी तो है, देना तो पड़ेगा। तो पहले लाइन तो गलत है। टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 4 लाख। भैया 4 लाख से आपकी लाइबिलिटी तो बढ़ी है, लेकिन आपका असेट भी तो बढ़ा है, वो भी इनकम्प्लीट है। टोटल असेट इंक्रीज बाय 4 लाख, मतलब 4 लाख से आपकी असेट इंक्रीज होगी। कैसे? 5 लाख की कार आ गई, लेकिन 1 लाख का आपका कैश चला गया, तो नेट असेट कितने से बढ़ा? 4 लाख से। ठीक है, बट लाइबिलिटी भी आपकी 4 लाख से बढ़ गई, जो आप 60 दिन बाद चुकाने वाले हो। तो इसका आंसर है सी। नाउ 15, मोहन परचेज गुड्स फॉर 15 लाख। मोहन ने 15 लाख का गुड्स परचेज किया है। सोल्ड 4/5 ऑफ गुड्स, मतलब 15 लाख का 4/5 है ना, ये बेच दिया 18 लाख में। एनमेट एक्सपेंसेस 2.5 लाख का एक्सपेंस भी उसने किया है। ही काउंटेड नेट प्रॉफिट उसका 3,50,000 आ गया। विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाज फॉलोड बाई हिम। अब ये कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है? तो ये देखो, परचेज किया, सेल किया, खर्चे कर लिए, और फिर जो रिमेनिंग वैल्यू है वो नेट प्रॉफिट का पार्ट हो गया। तो ये बैलेंसिंग फिगर जो भी बचा वो नेट प्रॉफिट में चला गया और डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच होना चाहिए। हर लेजर मैच होता है जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ए बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर 25 लाख, मतलब 25 लाख का गुड्स खरीदा है। 80% जो है उसने बेच दिया है 31 मार्च 2020 तक। उसकी जो मार्केट वैल्यू है 4 लाख है, बट वो कह रहा है कि नहीं मैं तो कॉस्ट पे ही करूँगा, मैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को किस पे करूँगा? कॉस्ट पे। तो वो कह रहा है ही वायलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये इसने कौन से कॉन्सेप्ट को वायलेट कर दिया है? वो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मेथड ये कहता है कि भैया आपकी जो मार्केट वैल्यू है उस गुड्स की कितनी है? 4 लाख की, उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री उस पे होनी चाहिए थी, तो उसने कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को वायलेट कर दिया है। नाउ कैपिटल ब्राउट इन बाय द पर्सन बाय द प्रोप्राइटर इज, अगर कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस का मालिक, कैपिटल कौन लेके आ रहा है? बिजनेस का मालिक, तो उससे क्या होगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इंक्रीज इन असेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, मतलब कि एक तरफ तो कर्जा आ गया क्योंकि ऑनर को चुकाना होगा पैसा, और एक तरफ कैश भी तो आ गया। कैपिटल आया है तो भैया कहाँ आया होगा कैपिटल? या तो बैंक में आया होगा या कैश आया होगा बिजनेस में। आप अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा दो, तो बिजनेस के ऊपर कर्जा भी आ गया 5 लाख का, लेकिन साथ में बिजनेस के ऊपर असेट भी तो आ गया 5 लाख का, कैश आ गया, उसके बैंक में पैसा आ गया। तो ये पहला ही आंसर ठीक है, असेट भी आ गया और लाइबिलिटी भी आ गई। असेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस, बिजनेस में असेट क्यों हेल्ड किया जाता है? बिजनेस में जो भी असेट परचेज किया वो क्यों किया जाता है? रीसेल करने के लिए नहीं भाई, रीसेल करने के लिए इसका मतलब हम थोड़ी ना अपनी असेट बेचते रहेंगे, उसको कैश में कन्वर्ट के लिए बिल्कुल नहीं। हम असेट, यार आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए आपने मशीनरी परचेज की है, तो आप मशीनरी क्यों परचेज करो? ताकि आप प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट को बेचोगे, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए असेट परचेज किया जाता है। ठीक है, नाउ रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट को बेचने से जो रेवेन्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल। सेल इज मेड बोलेंगे, हाँ भैया इस सेल को हमने कर दिया। कैश इज कलेक्टेड नहीं, उसको बोलते हैं सेल। एक पीरियोडिक, एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर आपने कोई भी रेवेन्यू जनरेट किया है प्रोडक्ट को सेल करने से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट, अगर कंजर्वेटिज्म अगर अप्लाई करेंगे, पुराना मेथड जो कहता है खुद को सेव करके चलो, सेव करके चलो, अगर वो अप्लाई करेंगे तो असेट हमेशा आपको कम ही दिखेगा। कंजर्वेटिव अगर अप्रोच हम अप्लाई करेंगे तो असेट हमेशा आपको कम पे ही दिखेगा, क्योंकि बोलता है असेट को हमेशा लो पे वैल्यू करके दिखाओ, उसको मार्केट पे वैल्यू पे मत लेके जाओ। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल, अगर ट्रेड पेबल के अमाउंट डिक्रीज हो गया, मतलब पेबल मतलब लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब यह है कि हमने उसको पेमेंट कर दिया होगा। तो इसका मतलब मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए थे, एक तरफ मेरा लाइबिलिटी भी था, तो लाइबिलिटी को जैसे मैंने चुका दिया तो मेरा बैंक भी तो कम हो गया। तो इसका आंसर है डिक्रीज इन एसेट, असेट कम हो गया है। नाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज द बेस्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब कि एक अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा
डिटरमाइन करना। वो क्यों डिटरमाइन करना भैया, अगर इनकम ले रहे हो तो खर्चा भी तो लेना होगा, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। नाउ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिकल इंटरवल टू मेजर द परफॉर्मेंस। जो इकोनॉमिक लाइफ है बिजनेस का, उसको पीरियड में कन्वर्ट कर देते हैं, 6 महीने 1 साल। वो क्यों करते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हैं ये सारे के सारे। इफ़ एन इंडिविजुअल एसेट इज इंक्रीज्ड, अगर एक असेट इंक्रीज होगा, देयर विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग, एक असेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक असेट के इंक्रीज होने से, मान लो मशीनरी लेके आते तो एक असेट तो इंक्रीज हो गया, लेकिन साथ में या तो मेरा बैंक भी तो कम होगा मशीनरी खरीदने पे, तो एक असेट कम भी हो सकता है। अगर बैंक मेरा कम नहीं हुआ तो मैंने उधार पे ले लिया होगा, तो मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई। मतलब एक असेट के आने से दो चीज़ें हो सकती है, असेट तो मेरा बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में दूसरा असेट मेरा कम हो जाएगा, मतलब उसको बैंक से पेमेंट हुई होगी, और बैंक से अगर पेमेंट नहीं हुई होगी तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कर्जे पे मैंने ले लिया। तो देखो बी ऑप्शन ठीक है, डिक्रीज इन अनदर असेट, दूसरा असेट कम हो जाएगा बैंक, और या फिर लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि इसको बाद में चुकाना होगा। ना परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, अगर हम मशीनरी कैश में परचेज करते हैं तो टोटल असेट अगर नेट में देखें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ मशीनरी आएगी और एक तरफ कैश चला जाएगा, तो रिटेन्स टोटल असेट अनचेंज, टोटल असेट तो कुछ भी बढ़ेगा घटेगा नहीं। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग डाटा pertaining to Alpha Limited particular cost of machinery purchase on 1 अप्रैल 2019 को एक 10 लाख पे मशीनरी परचेज की, इंस्टॉलेशन चार्ज 1 लाख है, मार्केट वैल्यू उसकी 12 लाख है। वाइल फाइनलाइज द एनुअल अकाउंट, इफ द कंपनी वैल्यू द मशीनरी एट 12 लाख, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज वायलेटेड बाय द अल्फा लिमिटेड। भैया देखो 10 लाख का था, 1 लाख तुमने लगाया, तो टोटल तो आपकी कॉस्ट 11 लाख ही थी ना, लेकिन आप दिखा रहे हो 12 लाख पे, तो आपने कौन से कॉन्सेप्ट को वायलेट कर दिया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को। आपका ये दिखना चाहिए था 11 लाख से, लेकिन आप दिखा रहे हो 12 लाख से, तो आपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट को वायलेट कर दिया है। तो हमने कॉन्सेप्ट भी समझा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।